नमस्कार। आज की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत करते हैं हम शीत युद्ध से। शीत युद्ध में क्या होता है? युद्ध हमेशा गर्म ही होता है। शीत का मतलब ठंडा युद्ध। इसमें क्या हुआ है कि कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई है। ये दो महाशक्तियों के बीच का विवाद था, जो आपस में कभी भी मोर्चे में खुल के सामने युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। इनका युद्ध का जो तरीका है, ऐसा तरीका है कि हथियार एनी टाइम तैयार रहते थे और लड़ाई कभी हुई नहीं, यानी शांति भी नहीं है और लड़ाई भी नहीं है, ऐसी स्थिति थी। यानी हथियारों को और सेना को एक हर समय अलर्ट पे रखा जाता था और आपस में कभी लड़ाई डायरेक्ट हुई नहीं। तीसरे मोर्चों के तहत ये आपस में अपना शक्ति का प्रदर्शन करते रहते थे। तो ये किन के बीच में हुई, कैसे हुआ, इनका हम परिचय करें। तो 1945 से लेकर इसका जो समय है 1945 से लेकर 91 तक, यानी लगभग ये 45 वर्ष तक का युद्ध था। ऐसा युद्ध जो कभी आमने सामने नहीं हुआ और पूरे विश्व को शांति से सोने भी नहीं दिया, ना किसी को जगने दिया, ना किसी को सोने दिया। ऐसी स्थिति थी इस शीत युद्ध के समय की। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उस समय से लेकर और 1991 दिसंबर 1991 जब तक यूएसएसआर के टुकड़े नहीं हो गए, तब तक ये शीत युद्ध चलता रहा। तो ये किन के बीच में हो रहा, इनकी बात करने पहले शुरुआत। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे, किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहले एक है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पहली शक्ति, और इसके सामने दूसरी शक्ति कौन सी है? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कुछ राज्यों का समूह है जो आज भी एक देश बना हुआ है, जिसमें 50 राज्य हैं। ये लगभग 15 देशों का समूह था। कितने देशों का? लगभग 15 देशों का समूह था। इन दोनों के बीच में ये विवाद रहा है। पहले थोड़ा यूएसएसआर की बात कर लें। यूएसए की तो कोई बात इसमें नहीं करनी है ज़्यादा, क्योंकि यूएसए तो वो वर्तमान में आज भी जिसको आप अमेरिका के नाम से जानते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, वही है। यूएसएसआर अब है नहीं, इस वजह से इसको याद करने के लिए थोड़ा पीछे इसका इतिहास देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से बनाया गया है। आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे उसका थोड़ा सा देख लें बैकग्राउंड। एक तो यूएसएसआर के बारे में, एक प्रमुख नेताओं के बारे में, यानी प्रमुख नेता यानी यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनकी चर्चा करेंगे थोड़ी, और साथ में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रमुख नेताओं की बातें होंगी इसमें। उसके बाद में एक घटनाओं का सिलसिलेवार हम क्रम देखेंगे कि प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं, घटनाएं कौन कौन सी घटित होती हैं उसमें। उन घटनाओं में कुछ तो बने हैं संगठन, सैनिक संगठनों की स्थापना की गई है। उन सैनिक संगठनों की यानी सुरक्षात्मक संगठन, सुरक्षा संगठनों की स्थापना की गई है। उन सुरक्षा संगठनों की भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसके साथ में कुछ संधियां कर रखी हैं हथियारों के नियंत्रण के लिए, और इस प्रकार की कुछ संधियां की हुई हैं, और उन संधियों की भी थोड़ी चर्चा करते जाएंगे। ये एक सीक्वेंस के तहत करेंगे, क्लास को ज़्यादा बड़ी भी ना होने दें और ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में भी आ जाएं। इस प्रकार की ये क्लास आज शुरू कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले हम यूएसएसआर के बारे में देख लें कि यूएसएसआर क्या चीज़ है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज वर्तमान में एक देश है रूस, जिसके राष्ट्रपति हैं ये व्लादिमीर पुतिन। उस देश की बात है। 1917 में 1917 से पहले वहाँ पर राजाओं का राज था
उस राजाओं को बोलते थे जार। जार के समय 1917 में एक उस टाइम नेता हुआ करते थे व्लादिमीर लेनिन नाम के नेता। इस नेता के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी वहाँ पर। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवादी क्रांति, यह साम्यवादी क्रांति कौन सी होती है? साम्यवादी क्रांति यानी क्रांति तो होता है शासन को पलटना, एक तरह से प्रचलित शासन व्यवस्था को बदल देना, क्रांति कहलाती है। साम्यवादी क्रांति होती है जैसे पहले जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी उसको तो हटा दिया गया और अब नया साम्यवाद शुरू किया। साम्यवाद एक समाजवाद की स्टेज है, समाजवाद की लास्ट स्टेज साम्यवाद आती है। इस साम्यवाद में किसी भी व्यक्ति के पास में निजी संपत्ति नहीं होती है, संपत्ति पर पूरी पर अधिकार राज्य का ही होता है। व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत संपत्तियां रख सकता है, अपने काम चलाओ, अपने काम के लिए। बाकी संपत्ति जो भी होते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं और बड़े बड़े खेत हैं, इन सब के ऊपर नियंत्रण सरकार का होता है। वो होती है साम्यवादी अवस्था। तो साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं होती है, व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है अपने घर चलाने की जितनी, बाकी निजी संपत्ति खत्म कर दी जाती है। तो लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। बोल्शेविक और मेंशेविक दो वहां पर प्रमुख दल थे। बोल्शेविक को बोलते हैं बहुसंख्यकों को और मेंशेविक बोलते हैं अल्पसंख्यकों को। बोल्शेविकों का नेता था लेनिन और मेंशेविकों का नेता था प्लेखानोव। तो लेनिन के नेतृत्व में वो क्रांति हुई 1917 में। अब वहां पर 1917 के बाद में रूस में शासन जार का न रहकर लेनिन वहां के राष्ट्रपति बन गए। लेनिन राष्ट्रपति बन गए तो अब वहां के जो आसपास के जो देश थे उनको मिलाकर लेनिन ने एक समूह बनाया। समूह बनाया लगभग 15 देशों का। 15 देशों ने मिलकर एक समूह बना लिया और उस समूह का नाम रख दिया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी समाजवादी राज्यों का एक समूह है। जैसे यूएस से नाम रखा हुआ है 50 राज्यों को मिलाकर, उसी प्रकार से 15 देशों को मिलाकर एक देश, नया देश बना लिया जिसका नाम रख दिया गया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसका गठन कब किया गया? 1922 में। और किसके द्वारा किया गया? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। यानी यूएसएसआर का अस्तित्व कब आया? 1922 में। 1922 से पहले यूएसएसआर नाम का कोई देश नहीं था। अब 1922 में यूएसएसआर बन गया, लेनिन उस यूएसएसआर के राष्ट्रपति बन गए। ये है। अब इसमें 15 देश हैं, 15 देशों को मिलाकर यूएसएसआर बना गया। 15 देश कौन कौन से मिलाए गए थे? एक बार उनका हम नाम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एग्जाम में ना पूछे तो अपन को खुद को भी तो ये सामान्य ज्ञान के लिए भी ध्यान में होना जरूरी है। तो इनको याद करने का एक सिस्टम सा है। जैसे एक देश है रूस, वर्तमान रूस है, वो उस यूएसएसआर में शामिल था। दूसरा था बेलारूस, रूस बेलारूस, नाम याद हो जाएंगे, दोनों सेम ही है। बेला लगा दिया रूस के तो बेलारूस बन गया। रूस है, बेलारूस है। और एक देश वर्तमान में काफी सुर्खियों में है, यूक्रेन, जिसके ऊपर वर्तमान में रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है। वो देश है यूक्रेन। ये यूएसएसआर में शामिल था, यानी इसका दोस्त ही था ये पहले, अब जाके इनमें ज़्यादा विवाद हो गया। रूस हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, उसके बाद में जॉर्जिया हो गया। जॉर्जिया के बाद में अलग से 3 देश हैं। बाल्टिक सागर के आसपास के जो क्षेत्र थे 3 देश मिलाकर, जिसको बाल्टिक देश बोलते हैं, जिनके नाम थे एस्टोनिया, है आज भी एस्टोनिया, लातविया व लिथुआनिया। 3 देश ये थे इनमें शामिल। ये बाल्टिक सागर के आसपास के क्षेत्र हैं, आसपास के देश हैं, इनको बाल्टिक देश भी बोलते हैं। उसके बाद में 5 मध्य एशिया के देश थे, जिसमें
कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये नाम याद आराम से हो जाएंगे आपको, क्योंकि सेम सेम ही नाम है, सभी स्थान है, 5 वाले 5 स्थान है इसमें। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और एक उज्बेकिस्तान। ठीक है, एक जॉर्जिया हो गया, एक मालदोवा, एक आर्मेनिया हो गया। कितने हो गए? रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्दोवा, आर्मेनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और एक रह गया अजरबैजान। इस प्रकार से 15 देश मिलकर यूएसएसआर का निर्माण किया गया। याद कैसे करना है? 5 अलग से नाम याद कर लेना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये एक साथ में ही है, पड़ोसी हैं एक दूसरे के। ये रूस, बेलारूस और यूक्रेन वैसे याद हो जाएंगे। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक क्षेत्र बोलते हैं, बाल्टिक देश बोलते हैं इनको। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको 3 को साथ में ही याद करना है। उसके बाद में जॉर्जिया है, मोल्दोवा है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है। ये कुल मिलाकर टोटल 15 देशों से मिलकर क्या बन गया? एक यूएसएसआर बन गया। यूएसएसआर का गठन कब किया गया? 1922 में। इसका गठनकर्ता कौन था? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने सबसे पहले ये साम्यवादी क्रांति करने वाला दुनिया में पहला व्यक्ति था जिसने ये मार्क्सवाद का विस्तार करने में, वास्तविक धरातल पर लाने में सहयोग किया गया है। अब यूएसएसआर हो गया। यूएसएसआर के बाद में अमेरिका के खुद एक शक्तिशाली देश है। इन दोनों के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ये शीत युद्ध हुआ है। यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों देशों के बीच में ये शीत युद्ध हुआ है। अब शीत युद्ध में प्रमुख नेता कौन कौन से थे? प्रमुख इनके राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? इंडिया में उस टाइम कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री थे? इनकी थोड़ी चर्चा और कर लें। देखो, यूएसएसआर, इधर देख ले यूएसए और इधर इंडिया, एक साथ में ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वहां पर राष्ट्रपति थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के समय शीत युद्ध शुरू नहीं हुआ था। लेनिन ने 1917 में क्रांति की और 1922 में यूएसएसआर का गठन कर लिया। उसके बाद में 1917, 1922 और 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। यानी इनके कार्यकाल में शीत युद्ध नहीं था। लेनिन है वो शीत युद्ध का नेता नहीं है, सिर्फ यूएसएसआर का गठन करता है। इस समय शीत युद्ध नहीं शुरू हुआ था। उसके बाद में इनका नेता बना स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, जो 1924 में वहां के राष्ट्रपति बने और लगभग 53 तक यानी 30 साल तक वहां पर राज किया। स्टालिन सबसे लंबे समय तक वहां के राष्ट्रपति रहे। स्टालिन के नेतृत्व में यूएसएसआर में, वैसे रसिया लेनिन के समय एक गरीब देश था, कोई ज़्यादा अमीर देशों में गिनती नहीं आती थी इनकी, लेकिन स्टालिन के नेतृत्व में यूएसएसआर का जो गठन किया हुआ था उसको बहुत ही तीव्र गति से आर्थिक विकास किया। वहाँ पर औद्योगिक विकास को तीव्र गति से फैलाया गया। कृषि का विकास भी बहुत ही तीव्र गति से किया गया। वहाँ पर उस समय जो वहाँ के खेत थे उनका समूहीकरण कर दिया गया और बड़े बड़े खेत बना दिए गए जिनको कोलखोज बोलते थे। उन कोलखोज में सामूहिक लोगों के द्वारा ही, सभी लोगों के द्वारा वहाँ पर कार्य करना कंपलसरी कर दिया गया। जो भी लोग स्वस्थ थे उन सबको वहाँ पर काम करना कंपलसरी कर दिया गया। इस प्रकार से स्टालिन के नेतृत्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया सामने यूएसएसआर 1924 से लेकर 1953 तक। उस समय अब जो शीत युद्ध का शुरुआत हुई है वो स्टालिन के समय हुई है, लेनिन के समय नहीं हुई है।
शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट होने के बाद में 1945 के लगभग। 1924 से 1953 तक यानी लगभग 29-30 साल ये स्टालिन राष्ट्रपति रहे। उस समय अब स्टालिन के समकालिक अमेरिका में कौन था उस टाइम? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस टाइम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये 1933 में वहाँ के राष्ट्रपति बने थे और 1945 तक वहाँ राष्ट्रपति रहे। 1933 से लेकर 1945 तक, यानी रूजवेल्ट सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वालों का रिकॉर्ड है। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बनाया जा सकता है, लेकिन पहले एक परंपरा थी ये कि केवल 2 ही बार रहेगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे वो 4 बार राष्ट्रपति बन गए। 3 कार्यकाल इन्होंने पूरा कर दिया, चौथा कार्यकाल में इनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। यानी सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति के इतिहास में। रूजवेल्ट के बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने ट्रूमैन। कौन बने? ट्रूमैन। ये 1945 में बने और 1953 तक वहाँ के राष्ट्रपति थे। यानी जो शीत युद्ध शुरू हो रहा है वो ट्रूमैन के समय शुरू हो रहा है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। शीत युद्ध की शुरुआत होती है वो मान ले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लास्ट टाइम में मान सकते हैं, और मुख्य शुरुआत होती है ट्रूमैन से। यानी ट्रूमैन जब राष्ट्रपति थे उस टाइम शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अब इनके कार्यकाल में इंडिया में उस टाइम कौन थे? तो 1947 में तो इंडिया आज़ाद हुआ है। कब शुरू हुआ है? आज़ाद हुआ 1947 में। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ के इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा है 1947 से लेकर जब तक उनकी मृत्यु होती है, यानी 1964 तक। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। यानी स्टालिन के समय अमेरिका में तो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, और इंडिया में उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह है स्टालिन का कार्यकाल। अब जवाहरलाल नेहरू 64 तक रहा है, यानी स्टालिन के बाद में भी जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। स्टालिन के बाद में अगला यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं ख्रुश्चेव। यूएसएसआर के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव बनते हैं और ये 1953 से लेकर लगभग 64 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं। ख्रुश्चेव 1953 से लेकर 1964 तक यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहते हैं। उस समय यूएसए में राष्ट्रपति कौन है उनकी ओर देख लें। यूएसए में राष्ट्रपति की बात और कर लें। 53 तक वहाँ पर ट्रूमैन का कार्यकाल रहा है। ट्रूमैन के बाद में अगले राष्ट्रपति आते हैं वहाँ पर आइजनहोवर। अगले राष्ट्रपति आते हैं आइजनहोवर। आइजनहोवर का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, इस समय वहाँ इंडिया में कौन चल रहे हैं? इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया में प्रधानमंत्री कौन होते हैं उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ख्रुश्चेव के समय 1953 में से 64 तक ख्रुश्चेव वहाँ के यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आइजनहोवर बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं इंडिया के राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री। उसके बाद में आइजनहोवर के बाद में इंडिया में ये अमेरिका में किसका कार्यकाल आता है? जोसेफ केनेडी का। आइजनहोवर का रहता है 1953 से लेकर 1959 तक, और केनेडी का बाद में शुरू होता है 1959 से लेकर लगभग 62 तक।
क्योंकि केनेडी का कार्यकाल इतना कम क्यों रहता है? इसका एक रीजन है। केनेडी का कार्यकाल कम रहने का कारण है क्योंकि केनेडी को गोली मार दी गई थी वहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा, इस वजह से इनका कार्यकाल कम हो गया। 1953 से 1964 तक क्रुश्चेव का हो गया। उसके बाद में केनेडी के बाद में अगला राष्ट्रपति का कार्यकाल इनके अगले राष्ट्रपति की से तुलना करके देखते हैं। क्रुश्चेव के बाद में कौन शुरू होता है? क्रुश्चेव के बाद में आता है ब्रेजनेव। क्रुश्चेव के बाद में आता है ब्रेजनेव, और ब्रेजनेव का कार्यकाल होता है 1964 से लेकर 1983 तक। इधर आइजनहोवर, केनेडी के बाद में शुरू होता है जॉनसन। जॉनसन के बाद में आते हैं निक्सन। जॉनसन के बाद में निक्सन, और निक्सन के बाद में जेराल्ड फोर्ड। जेराल्ड फोर्ड बड़ा भाग्यशाली आदमी था। जेराल्ड फोर्ड निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे। निक्सन के समय मनोनीत उपराष्ट्रपति थे, और मनोनीत उपराष्ट्रपति के बाद में निक्सन की जगह क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए जेराल्ड फोर्ड। जेराल्ड फोर्ड के बाद में बनते हैं जिम्मी कार्टर। ये उस समय के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में उस समय क्या स्थिति चल रही है? भारत में जवाहरलाल नेहरू हो गए। उसके बाद में 1964 के बाद में लाल बहादुर शास्त्री। कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से लेकर क्या रह जाता है? 66 तक रह जाता है। 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इंदिरा गांधी, और इनका कार्यकाल रहा है 1966 से लेकर 77 तक। 1966 से लेकर 77 तक। इंदिरा गांधी के बाद में अगले प्रधानमंत्री कौन आते हैं? 77 में आते हैं मोरारजी देसाई। कौन आते हैं? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह। ये उस टाइम के मुख्य प्रधानमंत्री हैं। अब इधर देखें तो मोरारजी देसाई के साथ में जेराल्ड फोर्ड थे, ये यानी 77 तक थे, ये तो 74 से 77 तक। जिम्मी कार्टर थे मोरारजी देसाई के समय। 1977 से लेकर इनका कार्यकाल है लगभग 4 साल का, 1981 तक। 1977 से लेकर 1981 तक। इससे पहले निक्सन ने 5 साल कार्यकाल पूरा किया। ये दूसरी बार राष्ट्रपति तो चुने गए निक्सन, लेकिन दूसरी बार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरने की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो यानी ये लगभग 1969 से लेकर 1974 तक राष्ट्रपति रहे। इससे पहले जॉनसन रहे हैं। जॉनसन ने अपना कार्यकाल 1963 से लेकर लगभग 1969 में पूरा किया। इस प्रकार से इनका कार्यकाल आता है। अगला मोरारजी देसाई का हो गया। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दोनों मिलकर 1980 तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं, यानी 80 तक का कार्यकाल सबका पूरा हो गया। ये देखो, क्रुश्चेव के समय आइजनहोवर रहते हैं और केनेडी रहते हैं, और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू रहते हैं वहां तक। बाद में ब्रेजनेव शुरू होते हैं। ब्रेजनेव के कार्यकाल के समय कौन शुरू हो जाता है? देखो 83 तक है 64 से, तो 63 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। जॉनसन है, निक्सन है, जेराल्ड फोर्ड और जिम्मी कार्टर है। इनके द्वारा वहां पर शासन किया जाता है। और इधर शुरू होते हैं इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह है। इन नेताओं के नाम एक साथ में याद नहीं होते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कहां तक हो गए? ब्रेजनेव तक हो गया। आगे ब्रेजनेव के बाद में 1983 में ब्रेजनेव का कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसके बाद में 2 व्यक्तियों का कार्यकाल और रहा है। उनमें मुख्य रूप से अगला व्यक्ति आता है मिखाइल गोर्बाचेव।
मिखाइल गोर्बाचेव, ये मुख्य राष्ट्रपति आते हैं उस समय। दो व्यक्तियों का बीच में कार्यकाल 1-1 साल का हो रहा है। मिखाइल गोर्बाचेव हैं वो 1985 में बनते हैं, और जब इसको पूरा ख़त्म नहीं कर देते हैं, यानी यूएसएसआर ख़त्म होने के बाद में वहाँ ये राष्ट्रपति इस पद से हटते हैं। यूएसएसआर को ख़त्म कर दिया इनने जब हटे उस टाइम। उसके बाद में रोनाल्ड रीगन, इधर कहाँ तक हो गया था अपना, जिमी कार्टर तक हो गया। अब रोनाल्ड रीगन शुरू होते हैं। यूएसए में कौन है? रोनाल्ड रीगन। ये 1981 से शुरू होते हैं और इनका रहता है लगभग 1988 या 89 तक। रोनाल्ड रीगन का, रोनाल्ड रीगन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? 81 के बाद में, 80 के बाद में वापस इंदिरा गांधी। इंडिया में कौन शुरू हो जाता है वापस से? इंदिरा गांधी शुरू हो जाते हैं। ये 88 तक है। ये इंदिरा गांधी का कार्यकाल वापस आ जाता है। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह 80 में हो जाता है। 80 से 84 तक, 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहता है। इंदिरा गांधी के बाद में उसका पुत्र राजीव गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और 84 से लेकर 90 तक, 84 से लेकर 90 तक राजीव गांधी का कार्यकाल रहता है। आगे रोनाल्ड रीगन के बाद में ये जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश सीनियर, ये 89 से शुरू होते हैं और इनका एक ही कार्यकाल पूरा हो पाता है। इनके द्वारा दोबारा से कार्यकाल पूरा इनको नहीं दिया जाता है। 88-89 से शुरू होता है और ये 92 तक ही रहते हैं एक ही कार्यकाल में, यानी इनके कार्यकाल में शीत युद्ध खत्म हो जाता है। इधर भारत में उस समय कौन रहते हैं? राजीव गांधी 90 में, यानी 84 से लेकर 90 तक, 84 से 89 तक ही रहता है इनका कार्यकाल। उसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह और बाद में बनते हैं चंद्रशेखर। उसके बाद में बनते हैं पीवी नरसिंह राव। यानी पीवी नरसिंह राव के समय ये विवाद खत्म हो जाता है। 1991 में पीवी नरसिंह राव रहते हैं, क्योंकि ये तो 1-1 साल तक के लिए रहे थे लगभग। 1991 में फिर पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं, ये लगभग 1995 तक रहते हैं। तो 1991 से 95 के बीच में ही शीत युद्ध का अंत हो गया था। ये है प्रमुख नेता। इधर मुख्य रूप से बात करें यूएसएसआर की तो सबसे पहले लेनिन है, उसके बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं स्टालिन हैं, स्टालिन के बाद में वहाँ आते हैं क्रुश्चेव, क्रुश्चेव के बाद में अगले राष्ट्रपति बनते हैं वहाँ पर ब्रेजनेव, ब्रेजनेव के बाद में दो व्यक्ति 1-1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में लास्ट में राष्ट्रपति आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। ये गोर्बाचेव इस यूएसएसआर का विखंडन करके अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद में इसकी जो यूएसएसआर की मुख्य भूमिका है वो रूस के द्वारा संभाली जाती है। किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा। और रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम होता है येल्त्सिन। कई बार पूछ लिया जाता है। येल्त्सिन राष्ट्रपति बनते हैं रसिया के, और उसके बाद में येल्त्सिन का कार्यकाल रहता है। फिर व्लादिमीर पुतिन बन जाते हैं, फिर बीच में वो मेलदेव बन जाते हैं, और उसके बाद में वापस पुतिन बन जाते हैं राष्ट्रपति। इस प्रकार का ये कार्यकाल है। इनमें जॉर्ज बुश सीनियर है, सीनियर के बाद में बिल क्लिंटन का शुरू नंबर आता है, वो रहते हैं। बिल क्लिंटन के बाद में बुश सीनियर आता है, सॉरी जूनियर। जॉर्ज बुश सीनियर के बाद में बिल क्लिंटन और फिर जॉर्ज बुश जूनियर, इन्हीं का बेटा आता है जॉर्ज बुश जूनियर। और जॉर्ज बुश के बाद में बराक ओबामा का नंबर आ जाता है। बराक ओबामा के बाद में पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, और अब वर्तमान में जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार से भारत का आगे बढ़ता जाता है। हम ज़्यादा शीत युद्ध की बात कर रहे हैं, इस वजह से शीत युद्ध के कार्यकाल यानी 1945 से लेकर 91 तक के जो मुख्य नेता थे उनकी हमने चर्चा
इस क्लास में की है। अब हम अगली क्लास में इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे कि प्रमुख घटनाएं शीत युद्ध में कौन कौन सी हुई हैं, और उसके बाद में प्रमुख समझौते कौन से हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। समझौते किस प्रकार से, ये एक तो संधियां जो हथियारों को लेकर थी, हथियारों को कम करना है, उनका उत्पादन कम करना है, इनके बारे में, और एक सैनिक संगठन बनाए गए थे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। वो अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। एक इसमें थोड़ा सा और अभी कर लें, जो शीत युद्ध लड़ा गया था, शीत युद्ध लड़ते समय इस प्रकार से लड़ा गया था ये शीत युद्ध कि जैसे कभी अपने आमने सामने नहीं रह रहे हैं, आमने सामने कभी लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने में बड़े माहिर हैं दोनों देश ही, अपने हिसाब से प्रचार करने में बड़े माहिर थे, एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, तने हुए थे। दोनों देश आपस में इस प्रकार से तने हुए थे कि जैसे लड़ाई अभी शुरू हो जाती है, होने वाली है। इस समय को निलंबित मृत्युदंड कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो शीत युद्ध था उसको निलंबित मृत्युदंड कहा है। निलंबित मृत्युदंड का मतलब मृत्युदंड मिला हुआ भी है लेकिन वो सस्पेंड कर रखा है, मृत्युदंड दिया भी नहीं जा रहा है और जिंदा भी नहीं रखा जा रहा है। किसी को जैसे फांसी की सजा सुना दें और फांसी दे नहीं, उसको बोलते हैं निलंबित मृत्युदंड। तो फांसी देते हैं तो एक दिन में मर जाता है व्यक्ति, एक बार में मर जाता है, और फांसी नहीं देने से व्यक्ति क्या करता है, बार बार उस मृत्यु को, डर को ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं निलंबित मृत्युदंड। एक इसके बारे में बताया गया शस्त्र सज्जित शांति का काल। शस्त्र सज्जित शांति का काल, यानी इस समय ये ऐसा समय था जिसमें हथियार सजे हुए थे, पूरे हथियार एनी टाइम अलर्ट मोड पे रहते थे और शांति थी, यानी हथियार भी एक्टिव रहते और शांति भी थी। लड़ाई के लिए हथियार और सेना एक्टिव और लड़ाई हो नहीं रही थी। ऐसे इस कार्यकाल को शस्त्र सज्जित शांति का काल कहा गया है। लड़ा कैसे गया, प्रचार करते थे एक दूसरे के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में, एक दूसरे की जासूसी करवाते, जासूसी करवाने में बड़े माहिर थे। एक दूसरे देशों में जासूसी के लिए व्यक्ति छोड़ रखे थे, जासूसी करवाते और आर्थिक सहायता करते, देशों की आर्थिक सहायता करते, यानी अपना पाला बदलने के लिए। कोई व्यक्ति इस पाले से निकल के दूसरे पाले में नहीं चला जाए, यानी एक समूह को छोड़ के दूसरे समूह में नहीं चला जाए, इसके लिए व्यक्तियों की आर्थिक सहायता, ये देशों की आर्थिक सहायता की जाती थी उस टाइम शीत युद्ध में। और कूटनीति का प्रयोग किया जाता था, कूटनीति का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते थे। एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार से एक दूसरे को, अपने को कैसे हावी रखें, इसलिए कूटनीतियों की भी काफ़ी उपयोग किया जाता था। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट होते थे वो एक दूसरे के अपने आप को सही साबित करने और अपने आप को आगे सिद्ध करने के लिए कूटनीतिक चाल चलते थे। ये था मुख्य रूप से इनका लड़ने का तरीका। अब ये प्रचार करते कैसे थे, प्रचार करने के लिए क्या करते, ये जो अखबार होते थे, अखबारों में अपना विज्ञापन देते, काफ़ी अखबारबाजी होती थी उस टाइम। अखबार होते थे, पत्र पत्रिकाएं छापते थे, पत्र पत्रिकाओं में भी पर्याप्त मात्रा में अपने बाउंडर फैलाते, अपना माहौल बनाए हुए रखते थे। सब पत्र पत्रिकाएं, अखबार, कागज के पत्र, कागज यानी लेटर छापते रहते थे। इस प्रकार से इनका लड़ने का यही मुख्य साधन था उस टाइम। अब अगली क्लास में हम इस कार्य जो शीत युद्ध था उसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी एक सीरीज वाइज हम समय के अनुसार, बढ़ते समय के अनुसार इसका हम अध्ययन करेंगे। अब के लिए इतना ही, अगली क्लास में दोबारा और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।